नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर लोकसभा में तीखी बहस। गृह मंत्री अमित शाह बोले, एसआईआर पर झूठ फैला रहा विपक्ष, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश। राहुल गांधी ने अमित शाह को दिया ओपन डिबेट का चैलेंज। कांग्रेस का सदन से वॉकआउट। ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक। 2 दिनों तक ट्रेड डील पर होगी बात। अमेरिका के दिग्गज टेक कंपनियों ने लगाया भारत पर बड़ा दाव। माइक्रोसॉफ्ट का $17.5 बिलियन निवेश का ऐलान, तो अमेज़न 2030 तक करेगी $3,500 करोड़ से ज्यादा निवेश। इंटेल कॉग्निजेंट के सीईओ ने भी भारत सरकार की नीतियों की सराहना की। इंडिगो के खिलाफ सरकार का एक्शन। इंडिगो की 10% उड़ानें घटने का आदेश। डीजीसीए ने भी सभी एयरपोर्ट्स पर तुरंत ऑन साइट जांच के दिए आदेश। उड़ानों में देरी के साथ टर्मिनल पर भीड़, चेक इन, सिक्योरिटी और बोर्डिंग प्रबंध पर भी होगी जांच। इंडिगो संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख। दूसरी एयरलाइंस के किराए बढ़ाने पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। कोर्ट ने पूछा, आपने ये मामला यहां तक पहुंचने ही क्यों दिया। फेड के फैसले से पहले बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली। निफ्टी बैंक इंडेक्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग। चांदी में रिकॉर्ड तेजी। एमसीएक्स पर भाव 1,90,000 के पार। स्पॉट में भाव 2 लाख रुपए। फेड के फैसले से पहले कीमतों में 88,000% ब्याज दरों में 34% कटौती की उम्मीद। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड केस में गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता की हुई साकेत कोर्ट में पेशी। थाईलैंड में छिपे लूथरा ब्रदर्स लगाई अग्रिम जमानत याचिका। रोमियो लेन क्लब पर चला बुलडोजर। आज लोकसभा में एसआईआर के मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष एसआईआर पर झूठ फैला रहे हैं, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि जब विपक्ष के लोग जीतते हैं तो बढ़िया कपड़े पहनकर शपथ लेते हैं, हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग निकम्मा है, मतदाता सूची खराब है। राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। लोकसभा में अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। राहुल गांधी ने अमित शाह को बीच में टोका, तो अमित शाह ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please.
ठीक है, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। मान्य, प्लीज मान्य, आपने बात की थी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे माननीय, हैं? प्लीज। ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम। जैसे आपने देखा, चुनाव सुधार पर संसद में गरम गरम बहस हुई है। आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव सुधार, चुनौती बरकरार। तो शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए आवाज अड्डा में। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारी दिल्ली में है। अमेरिकी अधिकारियों के साथ दिल्ली में बातचीत हो रही है। ज्यादा अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, ट्रेड डील पर भारत अमेरिका के बीच बातचीत पर क्या है अपडेट? देखिए, आज पहले दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत में खासतौर से जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं राजेश अग्रवाल वो थे, और जो भारत की तरफ से चीफ नेगोशिएटर थे दर्पण जन वो थे, और उधर यूएस की तरफ से डिप्टी यूएसटीआर जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वो थे, उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई थी। और ट्रेड डील पर यूएस और भारत के बीच जो द्विपक्षीय कारोबारी वार्ता होनी है या फिर समझौता होना, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, उसकी बहुत सारी चीज़ों पर पहलुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है। अब कुछ ऐसे सहमति मुद्दे थे जहाँ पे यूएस चाहता है कि ऐसा किया जाए, भारत का अपना यहाँ पर रिजर्वेशन है, उसको कैसे दूर किया जाए, उस पर कैसे सहमति बनाई जाए, उस पर चर्चा हुई। उसके क्या क्या शर्तें हो सकती है, उस पर चर्चा हुई। और अब ये बातचीत कल भी जारी रहेगी, और कल देर शाम तक ये बातचीत होगी, और बातचीत के बाद देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि बातचीत के बाद ट्रेड डील होने का ऐलान कर दिया जाएगा, इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। लेकिन ये बातचीत 2-3 पहलू से काफी महत्वपूर्ण है। पहला कि दोनों देश मान रहे थे कि नवंबर के आखिर तक हम ट्रेड डील कर लेंगे। नवंबर बीत गया है, तो अब दोनों देश चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी वो ट्रेड डील करें। तो मुझे लगता है ये बातचीत एक काफी अहम साबित हो सकती है जल्दी जल्दी ट्रेड डील करने में। और दूसरी चीज यहाँ पे जो है वो एक ऐसे समय में बातचीत हो रही है जब लगातार 2 महीने तक भारत से यूएस जो एक्सपोर्ट होता था उसमें गिरावट आ रही है। ऐसे समय में बातचीत हो रही है जब ट्रंप ने एक बार फिर से भारत से आने वाले चावल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात कर दी है। और ऐसे समय बातचीत हो रही है जब भारत के उद्योग मंत्री ने साफ तौर से कह दिया कि हम किसी डेडलाइन के प्रेशर में आकर के डील नहीं करने वाले हैं। तो कई सारे इसमें पहलू जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये बातचीत काफी क्रूशियल मानी जा रही है और काफी अहम मानी जा रही है। कल तक ही चलेगी। लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। वहीं अमेरिका की दिग्गज कंपनियां भारत पर बड़ा दाव लगा रही है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न ने भारत में बड़े निवेश का ऐलान किया है। अमेरिकी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप मेकिंग को लेकर काफी उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और कॉग्निजेंट के सीईओ के साथ मुलाकात की। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो भारत पर बड़ा दाव लगा रही है? अमेरिका की दिग्गज कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के काफी उत्साहित हैं। कल 3 बड़ी कंपनियों के सीईओज ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और भारत में निवेश को लेकर के भरोसा जताया। सबसे पहले इसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वो भारत के अंदर $17.5 बिलियन का निवेश करेंगे। अगले 4 सालों के अंदर ये निवेश किया जाएगा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किल डेवलपमेंट को लेकर के कंपनी ये निवेश करने की तैयारी कर रही है। उसके बाद जो अमेज़न है उस कंपनी ने भी घोषणा की कि वो भारत के अंदर अगले 4 सालों के अंदर $35 बिलियन का निवेश करेगी और अगले 2030 तक 30 लाख नौकरियां भारतीय बाजार के अंदर पैदा की जाएंगी। इसके साथ साथ जो इंटेल के सीईओ है उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और भारत में जो सेमीकंडक्टर को लेकर के स्कीम चलाई जा रही है उसको लेकर के उन्होंने भरोसा जताया कि ये स्कीम काफी अच्छी है और कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है।
आगे चल करके कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप के अंदर काफी ज्यादा निवेश करेगी। और उसके साथ साथ जो कॉग्निट के सीईओ हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और वहां पर भी उन्होंने कहा कि आगे चल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट के अंदर कंपनी भारत के अंदर निवेश करेगी। तो ये साफ दिख रहा है कि जो भी बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिका की दिग्गज कंपनियां हैं, वो भारत को लेकर के काफी उत्साहित हैं और अब उनके प्लान्स पहले की तरह ही उनके चल रहे हैं और आगे आकर के वो बड़ा निवेश भी करने की तैयारी कर रही है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी पर। साथ ही आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा है कि भारत में निवेश को लेकर वो बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा है कि 2026 के मध्य तक माइक्रोसॉफ्ट का नया डेटा सेंटर हैदराबाद में शुरू हो जाएगा। We are really excited about the investment we made. I had a chance to meet Prime Minister Modi yesterday and discuss our excitement about, and it's fantastic to see this all landing and ultimately being able to parlay these tokens per dollar per watt into all of the application systems that are going to get deployed broadly across the country. And so the $17.5 billion, which is the largest investment we made in Asia to date, and so we're thrilled about it. We already have stuff in Pune and in Chennai and Mumbai, and we're very excited of the India South Central, which is in Hyderabad, that's going to come up next year. And so this is going to be the next big data center region for us, which is going to be scaled very rapidly. One of the things we're very proud of is its 100% renewable power. इसी के साथ सत्य नडेला ने आज श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है। यह एमओयू नागरिकों के मौके बढ़ाने, एआई स्किलिंग और वर्कफोर्स की तैयारी को लेकर है। माइक्रोसॉफ्ट अपने ग्लोबल नेटवर्क से 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स और पार्टनर्स को मंत्रालय के एनसीएस प्लेटफॉर्म पर लाएगा। सत्य नडेला ने भारत के सोशल सिक्योरिटी कवरेज की सराहना की। साथ ही उन्होंने एम्प्लॉयमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारत को सपोर्ट करने की बात कही। अब बात इंडिगो पर एक्शन की। इंडिगो के खिलाफ सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। सरकार ने इंडिगो की 10% उड़ानें घटाने का आदेश दिया है। वहीं डीजीसीए ने देश भर के एयरपोर्ट्स पर तुरंत ऑन साइट जांच के आदेश दिए हैं। क्या है पूरी अपडेट्स, जानते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बताइए इंडिगो के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है फिलहाल और इस वक्त की क्या अपडेट है? जी, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि आज शाम जो डेडलाइन थी इंडिगो को अपना रिवाइज शेड्यूल सबमिट करना था, तो वो उन्होंने सबमिट कर दिया है। अब डीजीसीए इस बात को देखेगी कि जो शर्तें थी उनका पालन किया गया है नहीं, यानी कि जो हाई डिमांड हाई फ्रिक्वेंसी जो डेस्टिनेशंस थे वहाँ पे क्या कर्टेल किया है उन्होंने, और जहाँ पे वो सिंगल ऑपरेट करते हैं क्या उसे अवॉइड किया है या नहीं, और उसके बाद ही कोई जो है इसे अप्रूव करेगी। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ है, वो ये है कि अब डीजीसीए सीधी दखल दे रहा है इंडिगो के कामकाज में। आज एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसमें से कि 8 लोग डीजीसीए के अधिकारी होंगे, जिसमें से कि 2 अधिकारी ऐसे होंगे जो हर दिन जो इंडिगो का ऑफिस है गुड़गांव में वहां पर बैठेंगे और वहां पे जो डे टू डे की चीज़ें हैं उन पर नज़र रखेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें क्रू की ट्रेनिंग किस तरह से हो रही है, क्रू की शेड्यूलिंग किस तरह से हो रही है, रोस्टर किस तरह से बन रहा है, यहाँ तक कि छुट्टियाँ किस तरह से दी जा रही हैं, इन सब पर नज़र होगी और हर शाम 6 बजे वो रिपोर्ट इसकी दर्ज करेंगे। साथ ही 2 और अधिकारी होंगे जो कि जो पूरा रेस्टोरेशन प्रोसेस है उसको देखेंगे कि कितना नेटवर्क बहाल हुआ है या फिर कितना जो रिफंड है वो हुआ है, बैगेज दिया गया है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे नज़र रखेंगे। साथ ही कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इंडिगो जो सीईओ है पीटर एल्बर्स, वो अब डीजीसीए के पैनल के सामने जो है वो प्रस्तुत होंगे और ये पैनल पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहा है। कई सारी जानकारियाँ मांगी गई है कि अब तक आपने कितना काम किया, जब से क्राइसिस हुई है क्या क्या काम किया, तो ये सारी डिटेल्स प्रॉपर डेटा के साथ उन्हें इसको सबमिट करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर रोहन। साथ ही इंडिगो मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि बताइए आपने दूसरी एयरलाइंस को किस तरह से किराए बढ़ाने की अनुमति दी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपने ये मामला यहां तक पहुंचने ही क्यों दिया। पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, क्या कुछ कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने?
इंडिगो मामले में यात्रियों को जो असुविधा हुई है उसको देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जो हाई कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। केंद्र सरकार से कहा कि इस मामले में यात्रियों को असुविधा तो हुई है, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। जब इंडिगो के प्लेन नहीं उड़ रहे थे तो उसको देखते हुए दूसरे जो एयरलाइंस थी उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए। ये किराए 40,000 रुपए तक पहुंच गए। तो सरकार ने इस मामले में क्या किया, एक्शन क्यों नहीं लिया, सरकार ने ऐसी परिस्थितियां क्यों बनने दी, और ये भी पूछा कि अब यात्रियों को उनका जो रिफंड है, जो कंपनसेशन है, वो वापस दिलाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार ने अपना जवाब कोर्ट के सामने रखा। केंद्र सरकार का कहना था कि अब हालात सामान्य हो गए हैं। डीजीसीए ने इंडिगो को नोटिस भेज करके जवाब मांगा है, उनकी फ्लाइट की संख्या में कटौती भी की गई है और इसके साथ साथ एक कमेटी भी इस पूरे मामले की जांच के लिए बना दी गई है। हालांकि जो हाईकोर्ट था उनका कहना था कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और कमेटी की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे के अंदर कोर्ट को सौंपने के निर्देश दिए। अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 22 जनवरी को दोबारा से करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी पर। इंडिगो संकट का असर क्रिसमस न्यू ईयर के ट्रैवल प्लान पर भी दिख रहा है। जी हां, फ्लाइट कैंसिलेशन, महंगे हवाई किराए और एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारों से बचने के लिए लोग अब नजदीकी जगहों को चुन रहे हैं और रोड ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलोर समेत देश के बड़े एयरपोर्ट्स की इन हाल ही की तस्वीरों ने लोगों को ट्रैवल के प्लान बी को चुनने पर मजबूर कर दिया है। फ्लाइट से गोवा, केरल या दुबई, अबू धाबी जाने के बजाय लोग नए साल के लिए रोड ट्रिप को चुन रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक इंडिगो संकट के बाद अब तक 40% से ज्यादा कैंसिलेशन देखने को मिला है, खासकर उन लोगों की तरफ से जिन्होंने नए साल का टूर पैकेज बुक किया था। इंडिगो का जो फियास्को हुआ है उससे लोग थोड़ा सा डर गए हैं और लॉन्ग हॉल हॉलीडेज फिलहाल जो रीबुक नहीं कर रहे हैं उसको, और कोशिश कर रहे हैं कि वो आसपास कहीं चले जाएं। बट अगेन प्रेशर होटल हॉलीडेज में ज़्यादा हो गया है, प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं होटल्स के। तो बट जो ऑलरेडी बुक थे प्लान, दे आर स्टिल वेटिंग व्हाट टू डू। दिल्ली एनसीआर से 4 से 5 घंटे की दूरी पर है जिम कॉर्बेट, नैनीताल, रणथंबोर। मुंबई से लोनावला, अजंता एलोरा, बेंगलोर से कुर्ग और चेन्नई से पौंडीचेरी जैसे लोकेशन लोगों को पसंद आ रहे हैं। हमारे लिए थोड़ा सा स्पाइक है बिजनेस के लिए, तो आई थिंक ये हमारे लिए थोड़ी सी विन विन सिचुएशन भी कह सकते हो। बट हमने ऐसी कोई प्राइसेस हाइक नहीं करी है, जो नॉर्मल प्राइसिंग होती है दिसंबर की हर साल, वही हमने रखी है। हालांकि इस सब के बीच ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग कंपनी एक्सिगो के मुताबिक लग्जरी ट्रैवल का प्लान कर रहे लोग बाली, श्रीलंका और वियतनाम जैसे डेस्टिनेशंस पसंद कर रहे हैं और फिलहाल इन टूरिस्ट जगहों के लिए बुकिंग 50% तक बढ़ी है। नए साल के जश्न में हवाई सफर कहीं खलल ना डाल दे, इसी वजह से लोग इससे दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि फ्लाइट पर डिपेंडेंट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कैंसिलेशन बढ़ने से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर थोड़ा निराश जरूर है, लेकिन उम्मीद इस बात की भी है कि अगले कुछ दिनों तक हालात सामान्य होने पर दोबारा से बुकिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी से पढ़ाई के लिए विदेश गए बच्चों का खर्चा बढ़ गया है। कॉलेज की फीस में सालाना करीब 7 से 10% की बढ़ोतरी हुई है और पेरेंट्स के लिए खर्च पूरा करने की चुनौती बड़ी हो गई है। नोएडा में रहने वाले पेशे से किसान ब्रिज कुमार ने पिछले साल फरवरी में अपने बेटे जतिन का दाखिला MBA कोर्स के लिए कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में करवाया था। जतिन की पहले साल की फीस उन्होंने जमीन बेचकर पूरी कर दी, लेकिन दूसरे साल में अब पढ़ाई समेत रहने खाने पीने का खर्च बढ़कर 1.25 लाख की जगह 1.25 लाख प्रति महीने पहुंच गया है। इससे पूरा परिवार मुश्किल में है।
अब जो है हमने उसके बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए हमें तो अब पूरा कोर्स करवाने हैं, गोल्ड लोन भी लिया है इस बच्चे के लिए, और हम किसान लोग हैं और घर से खेती बाड़ी का जो भी आता है उसे अपना पहुंचा रहे हैं जैसे तैसे करके। पापा ने उनको भेजा है तो हमें एक प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी पड़ी इस चक्कर में, क्योंकि हम लोगों को उसको जीआईसी भी देना था, उसका ऑफिस, उसका जो कॉलेज का फीस है वो भी देना था, तो उन सबके सर्वाइवल के लिए पूरा करना पड़ा हम लोगों को। यही हाल ग्रेटर नोएडा के दनकौर में रहने वाले रामवीर तिवारी का भी है, जिनका बेटा आकाश एमटेक की पढ़ाई के लिए पिछले साल अगस्त में अमेरिका की न्यू जर्सी की एक यूनिवर्सिटी गया है। स्थिति तो डॉलर का वो गिर गया ना, हमारा पैसा कम हो गया। हाँ, तो लोड ज़्यादा पड़ रहा है। पहले 1.5 लाख रुपए देते थे, अब जो 1.5-2 लाख रुपए देने पड़ते हैं हमें। कुछ में थोड़ा बहुत वो अपना करता है इधर उधर का काम, तो उससे अपना खर्चा पानी निकालता है। ओवरसीज एजुकेशन और इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के मुताबिक सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन देशों में पढ़ने का खर्च पिछले 1 साल में लगभग 7 से 10% तक बढ़ गया है। पिछले 15 साल से कंसल्टेंसी दे रहे संचित गुप्ता का कहना है कि एजुकेशन लोन लेकर विदेश में बच्चे पढ़ाने वाले पेरेंट्स कर्ज के दलदल में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। करेंसी हमारी इतनी डिफ्लेट हो गई है, जो पहले पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए, अभी मेरे एक पेरेंट्स हैं, मैं उनकी मेरा माइंड में आया, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई कर रहे थे। उस समय उनकी ट्यूशन फीस थी 18 लाख रुपए पर एनम। अभी 3 महीने के अंदर अंदर ही वो ट्यूशन फीस मोर देन 20 लाख रुपीस पर एनम हो गई है। तो एक वे में देखा जाए, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग भी दिखाना है, ट्यूशन फीस भी शो करना है, उन सर का तो पूरा बजट ही एकदम से बिगड़ गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वीजा नियमों में सख्ती से छात्र पहले ही परेशान थे। अब वीजा फीस और फ्लाइट किराया तक खर्च चौतरफा बढ़ गया है। विदेशों में बच्चे पढ़ाने वाले पेरेंट्स के लिए डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ रुपया किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। साथ ही भारत का दुनिया के दूसरे देशों के साथ बनते बिगड़ते रिश्ते भी इस पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। यही वजह है कि कई सारे पेरेंट्स को या तो एडिशनल कोलेटरल बैंकों में जमा कराना पड़ रहा है, या फिर उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चों में कटौती करके उन्हें पैसे विदेश भेजने पड़ रहे हैं, ताकि उनके बच्चे वहां पर आसानी से सरवाइव कर सकें। कैमरामैन गौरव त्यागी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। अब बात किया सेल्टॉस की। किया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी सेल्टॉस को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। इसका लुक पहले से ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर है। साथ ही कंपनी ने इसे नए प्लेटफॉर्म K3 पर डिजाइन किया है, इसीलिए यह पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी है। कंपनी ने इसमें कई नए कनेक्टेड और टेक फीचर्स दिए हैं जो पहले इसमें नहीं थे। इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है, पहले की तरह 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन है इसमें। और क्या खासियत है इसमें, बता रहे संवाददाता कुमार संजय। किया की नई सेल्टॉस जी हाँ फाइनली लॉन्च हो चुकी है। कीमत का खुलासा 2 जनवरी को होगा, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो नई सेल्टॉस है इसे नए प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया, उसका नाम है K3, और इसी वजह से जो इसकी लेंथ है, विड्थ है और व्हील बेस दोनों में बढ़ोतरी की गई है। जो इसका विड्थ है वो करीब 30 mm बड़ा हो चुका है, जो इसका लेंथ है करीब 95 mm लंबा हो चुका है, और जो इसका व्हील बेस है जी हाँ 85 mm बढ़ चुका है। इसी वजह से आपके इस इंटीरियर में आपको ढेर सारा स्पेस मिलता है। जो सामने का फ्रंट ग्रिल है वो पूरी तरह से नया है, टाइगर डिजिटल ग्रिल कंपनी इसे बोल रही है, और ये पूरी तरह से खूबसूरती के साथ इसे डिजाइन किया गया। और जो इसके हेडलैम्प हैं वो वर्टिकल जी हाँ और हॉरिजॉन्टल लाइन शेप में डिजाइन किया गया है, जो देखने में नया एक ट्रेंडी लुक मिल रहा है। जो इसका व्हील बेस का साइज है वो तो 85 mm बड़ा है ही, साथ ही जो व्हील का साइज है 18 इंच के इसमें व्हील्स दिए गए हैं, और जो इसका व्हील्स के डिज़ाइन है वो काफ़ी नया है और ट्रेंडी है। दूसरी चीज़ बताऊं, जो इसके इंटीरियर है वो खूबसूरती के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है, और इसमें अब बता दूं बड़ा सा इसमें 30 इंच का नया स्क्रीन इनबिल्ट किया गया है, जो पहले से ज़्यादा इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, नए टेक सिस्टम सब कुछ इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, पहले की तरह इसमें 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन है। 1.5 लीटर 116 PS, 1.5 लीटर जो टर्बो इंजन है उसका पावर है 160 PS, और जो 1.5 डीजल है उसका 115 BHP पावर मिलता है। और जो रियर का जो स्पेस है इसमें भी ढेर सारा आपको स्पेस दिया गया है, और जो सीट है रियर सीट इसको भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें नया लेदरेट फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले से ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि इसमें ड्यूल कलर इस्तेमाल किया गया है। और जो रियर स्पेस है
जो रियर का डिज़ाइन है वो भी नए डिज़ाइन से की तरह इसके लुक दिया गया है, ट्रेंडी है। दिख रहे हैं आप, वर्टिकल शेप में है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है जो पहले नहीं हुआ करता था। और मैं बता दूं, कंपनी का कहना है कि 2 जनवरी को कीमत खुलासा होगा, उसके बाद इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखना होगा कि कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेट रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।